गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे हिंदी का 5वां लेसन जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। अब इस पाठ के लेखक हैं विनय शर्मा जी। चलिए इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1973 यानी 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। अब परिचय में देखिए, विनय शर्मा जी का जो बहुतांश लेखन है वो उनके अनुभव पर आधारित है, यानी जो भी उन्होंने लिखा है वो उनके अनुभव पर लिखा करते हैं। अब इनकी रचनाएं हमेशा पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है और साथ ही यात्रा वृत्तांत, ये जो उनकी विधा है ये उनकी पसंदीदा विधा है। अब इसके साथ साथ ही उन्होंने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। अब कृतियों में देखिए, आनंद का उद्गम है, अमरकंटक है, ललित निबंध है, चित्र की परीक्षा एक व्यंग है, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, फिर कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब इस पाठ में लेखक ने गोवा के बारे में वर्णन किया है कि गोवा के किनारे यानी समुद्र किनारे है वहाँ पर, वहाँ की जीवन शैली और उसी के साथ साथ त्यौहार के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी या बहुत सारा वर्णन यहाँ पर इस पाठ में किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ, जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। अब जब भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं घूमने जाना है, किसी पर्यटन स्थल पर जाना है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है या जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा गोवा, क्योंकि ये पर्यटकों के दिल की धड़कन कहलाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर साल घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो देखिए, जैसे ही गोवा यह नाम हम सुनते हैं तो क्या होता है, सबका मन तरंगायित हो उठता है, खुश हो जाते हैं सारे लोग। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ की प्रकृति ही वैसी होती है, वहाँ का वातावरण, आबो हवा वैसी ही होती है, जीवन शैली, वहाँ के खाने पीने का ढंग कहो, वहाँ की संस्कृति कहो, वहाँ का रहन सहन कहो, ये सारा एक आकर्षण ही है पर्यटकों के लिए। तो यह सब देखकर पर्यटक खुद ब खुद क्या होते हैं, वहाँ पर खींचे चले जाते हैं। अब गोवा जो राज्य है वो एक कोने में स्थित होने के बावजूद भी यह छोटा सा राज्य जो है वो पर्यटकों के दिल की धड़कन बन चुकी है। अब यही कारण है कि लेखक भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे। अब उन्होंने अपने साथ अपनी जो साड़ू साहब है, उनके परिवार, वो सहपरिवार उनके साथ शामिल हो गए, जो कि खंडवा ज़िले में रहते हैं। खंडवा ज़िला यह मध्य प्रदेश में है। अब 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस जो कि मडगांव रुकी। अब मडगांव रुकने के बाद वहाँ पर वो जो वक्त था वो सुबह का था, उजाला हो चुका था, उजास हो चुका था। अब लेखक का ध्यान एक टैक्सी के हॉर्न ने खींचा, तो सारे फटाफट फिर उस टैक्सी में जाकर बैठ गए। अब टैक्सी भी अपनी गति से सड़क पर दौड़ पड़ी। ठंडी हवा की वजह से सबका मन प्रसन्न हो गया, सब एकदम से खुश हो गए, क्योंकि यात्रा की, सफ़र की जो सारी थकान जो थी वो मिट गई थी उस ठंडी हवा की वजह से, शीतल हवा की वजह से। अब लेखक सोचने लगे कि भाई पर्यटन का जो आनंद होता है वो एक अलग ही आनंद होता है, उसका एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से कहिए, समस्याओं से कहिए, हमेशा जूझता रहता है, उससे लड़ता रहता है। लेकिन कभी कभी उसे आराम की भी ज़रूरत पड़ती है, और इन सारी समस्याओं और परेशानियों से निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा अगर तरीका कोई है तो वो पर्यटन का ही है, ऐसा लेखक का मानना है। और ये बात सही भी है। तो उसका क्या कारण होता है कि बदले हुए वातावरण की वजह से मन जो होता है वो तरोताज़ा हो जाता है,
और कुछ समय के लिए शरीर को इस भागदौड़ भरी जिंदगी से एक आराम सा मिल जाता है। अब लेखक का सफ़र तो शुरू हो गया। कुछ देर बाद लेखक की जो टैक्सी है वो मड़गांव से 5 किमी दूर एक दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम एक जगह है, उसके एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। अब यह रिसोर्ट पर लेखक ने पहले ही बुकिंग कर रखी थी, इसलिए बुकिंग वगैरह का कोई झंझट नहीं था। वे जैसे ही वहाँ पर गए तो औपचारिक कुछ बातें कर सीधा आराम करने के इरादे से अपने अपने कमरे में चले गए। अब इससे पहले कि लेखक ने कहा कि वो कमरे से बाहर निकले, वो हमें गोवा की कुछ खास बातें बता देना चाहते हैं कि दरअसल जो गोवा है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है दक्षिण गोवा जिला और दूसरा है उत्तर गोवा जिला। अब इसकी जो राजधानी है वो पणजी है और पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। अब ये जो नदी है मांडवी नदी वो काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर 12 महीने पानी से भरी हुई रहती है यह नदी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर समुद्री इलाका है और समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस यानी गर्मी तथा हवा में नमी बनी रहती है। और उसी की वजह से क्या होता है, शरीर चिपचिपाने लगता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। क्यों? तो उसका कारण है यहाँ का जो क्षेत्र है वो हरियाली से भरपूर है, हरितिमा से भरपूर है। फिर भी यहाँ पर धूप बहुत तेज होती है। अब ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों की वजह से है, महंगे महंगे होटलों की वजह से है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि यहाँ की जो जीवन शैली वो एक खास जीवन शैली, उसी की वजह से यहाँ जो गोवा की खूबसूरती है वो और भी निखर कर आती है। लेकिन इन सब के बावजूद गोवा में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। सांस्कृतिक जो विरासत है वो आज भी वो समेटे हुए है अपने साथ। अब लेखक ने यहाँ पर गोवा की शाम का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। यहाँ की शामें जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है, तो लेखक ने हमें भी वहाँ पर इनवाइट किया है और कहा है कि चलिए इस शाम का आनंद लेने के लिए चलते हैं। अब लेखक और उसका परिवार बेनालियम बीच की ओर चल पड़े और उन्होंने हमें भी कहा है कि चलिए आप भी उसका आनंद लीजिए। क्योंकि वहाँ की जो शैली या वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत तथा शांत है। अब दिन भर की जो थकान है और उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा था लेखक और उसके परिवार को, क्योंकि जो सफ़र है वो सफ़र ने उन्हें काफ़ी थका दिया था। अब रिसोर्ट और बीच की जो दूरी थी वो कुछ 1 किमी दूर थी, 1 किलोमीटर थी। लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी है वो उनसे तय नहीं हो पा रही थी। लेकिन अरब सागर को जो देखने का जो उनका उत्साह था वो और भी बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की उन्हें आवाज़ सुनाई दी। अब ये आवाज़ भी इतनी ज़्यादा थी, उस आवाज़ की जो ध्वनि थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल एक रणभेदी की तरह। युद्ध में जब कोई चीज़ उस रण को भेद देती है, चीर देती है, ये बिल्कुल उसी तरह थी। उस शांत वातावरण में वो जो लहरें थी वो उस शांत वातावरण को चीर कर रख रही थी। अब सभी के सभी दौड़ पड़े। सड़क काफ़ी पीछे छूट गई थी, लेकिन इतनी तेज़ी से चलने के बाद, तेज़ी से दौड़ने के बाद भी उनका वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो रहा था। उनके जो पैर है वो रेत में फंस रहे थे और फिर से वो पूरी ताकत लगाकर उसे उठा कर उस अरब सागर की तरफ, उस अरब समुद्र की तरफ दौड़ रहे थे। अब खूबसूरत समुद्र को जैसे ही उन्होंने देखा, लेखक ने
वो जाकर उससे लिपट गए। इधर बच्चों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, वो भी रेत के घर बनाने में लग गए। लहरें उनका घर गिरा देती, लेकिन फिर भी वे दूसरी लहर आने तक फिर से रेत का महल खड़ा कर देते थे। अब ये ऐसे ही चलता रहा। वो घर बनाते, फिर लहरें आती, फिर लहरें घर तोड़ देती, और घर तोड़ने के बाद फिर से बच्चे वो दूसरी लहर आने तक फिर से एक नया महल खड़ा करके रख देते थे। अब लेखक ने कहा है कि इन बच्चों से उन्होंने एक बात सीखी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि जीवन में हमेशा आशावादी होना चाहिए। अगर आशावाद हो तो कोई भी काम क्या होता है, असंभव नहीं होता है। बिल्कुल उन बच्चों की तरह, बिल्कुल उन रेत के महलों की तरह। अब शाम आदि गहरी होने लगी तो सब एक जगह किनारे पर आकर बैठ गए, मानो हर लहर उन्हें कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। अब इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसका मरना तो बिल्कुल तय है। जो भी जीव इस धरती पर जन्मेगा वो कभी न कभी मिटने ही वाला है। तो इसी वजह से लेखक ने कहा है कि मानो लेखक को हर लहर वो कह रही थी कि बनने के बाद मिटना यही नियति है और यही जीवन का सत्य भी है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बार इसे फिर से ध्यान से पढ़िएगा। इसका आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।